नमस्कार दोस्तों, धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 5 की। इससे पहले हमने 4 कर लिए हैं। अभी तक आपने वो 4 नहीं देखे तो ज़रूर देखे। तो चलिए 5 की हम बात करते हैं। इससे पहले हमने 4 का हमने एक आंसर दिया, कल की क्लास वाले का मैंने एक आंसर दिया था आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए। तो आप सभी ने उसके आंसर बहुत अच्छे दिए थे। क्वेश्चन था कि बिल्लू का चित्र किसे कहा जाता है, तो आप सभी ने कहा था कि गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो गोवर्धन लाल बाबा को आप सभी ने अच्छे आंसर दिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारा राजपूत या तो जीत कर आते हैं या शहीद होकर आते हैं। मतलब किस रानी ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पूछा जा सकता है कांस्टेबल राजस्थान, मतलब कांस्टेबल पीटीटी में पूछा जा सकता है। पीटीटी में हालांकि बच्चे कह रहे हैं कि राजस्थान जीके नहीं आता, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, 10 क्वेश्चन लगभग राजस्थान जीके के आते हैं। मतलब राजस्थान से जुड़े हुए होते हैं 10 क्वेश्चन। तो आप भी पीटीटी वाले स्टूडेंट भी इस क्लास को जरूर देखें, और राजस्थान पुलिस वाले तो इसे 100% देखें। अगर कोई राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे रहा है और वो इस क्लास को नहीं देखता है तो आपके मतलब 5 से 6 क्वेश्चन इससे छूट सकते हैं एग्जाम से। तो दोस्तों, राजस्थान के जो पुलिस वाले स्टूडेंट हैं उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि ये क्लास आप जरूर देखें, और पटवार वाले भी इसे जरूर देखें। पटवार वाले के भी लगभग 6-7 क्वेश्चन इससे बैठ सकते हैं। तो इस क्लास को छोड़िए नहीं, आज हमने लगभग 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो क्लास बहुत अच्छी होगी और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए आपकी, राजपूत या तो जीत कर आते हैं या शहीद होते हैं, किस रानी ने कहा था। तो किसने कहा था ये जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है सेल कंवर, ऑप्शन बी है सोमल देवी, और ऑप्शन 3 है जसवंत देव, ऑप्शन 4 है चारुमती। किसने कहा था ये, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जसवंत देव। जसवंत देव ने कहा था। किसने कहा था, जसवंत देव ने क्या कहा था कि राजपूत या तो जीत कर आते हैं या शहीद होते हैं। किसने कहा था ये, जसवंत देव ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघराज मुकुंद मुकुल की कविता सेनानी में किस रानी का उल्लेख है। यानी कि सेनानी कविता है, ये मैं पूरी बता देता हूँ आपको। ये पूरी कविता है कि चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो शत्राणी। ये कहानी है पूरी सेनानी वाली, इसे शॉर्ट में सेनानी कहते हैं। तो ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी मेघराज मुकुंद ने। किसने लिखी थी, मेघराज मुकुल ने लिखी थी। किसने लिखी थी, मेघराज मुकुल ने कौन सी कविता लिखी थी, चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो शत्राणी। कांस्टेबल में पूछा जा सकता है, रट लो इसको कि ये कविता किसने लिखी थी, ये मेघराज मुकुल ने लिखी थी। अब बात करें इन्होंने कविता लिखी, लेकिन ये किस रानी पर लिखी थी, तो ये इन्होंने कविता लिखी थी किस पर, सेल कंवर या हाड़ी रानी। हाड़ी रानी बोले तो सेल कंवर या सहल कंवर, इन्हों पे दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्हों पर लिखी थी। चलिए, और ये कहाँ की रानी थी, ये सलूमर के रावत थी। लोणा जी चुंडावत इनकी पति का नाम था, ये इनकी पत्नी थी, इनकी रानी थी। इन्होंने जो लोणा चुंडावत जी थे उनने मतलब सेनानी मांगी थी, यानी सेनानी यानी कि कुछ प्रूफ मांगे थे, सेनानी मांगी थी भी आप कुछ मतलब सेनानी दे दो। तो सेनानी में इन्होंने सिर काट के दे दिया था। क्या दे दिया था, सिर काट के दे दिया था। किसने, सेल कंवर ने या सेल कंवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी, राजस्थान का इतिहास में पूछ रहा है कि रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए है उमा दे, ऑप्शन 2 है जयंता बाई, ऑप्शन 3 है अजब दे पवार, और ऑप्शन 4 है चारुमती। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका, राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उमा दे। उमा दे कौन थी दोस्तों, यह मालदेव की पत्नी थी। कौन थी ये, राव मालदेव, यानी कि मालदेव की रानी थी ये। तो इसे रूठी रानी क्यों कहा इतिहास में, इसने इसको रूठी रानी इसलिए कहा कि ये मालदेव की पत्नी थी। तो मालदेव और रूठी रानी, ये उमा देव थी, इनके मध्य हमेशा तनावपूर्ण संबंध रहते थे, मतलब हमेशा ये लड़ाई झगड़ा करते थे। इसीलिए रूठी रानी इसीलिए इतिहासकारों ने रूठी रानी, इसे उमा देव को रूठी रानी की उपाधि दे दी थी। उमा देव को रूठी रानी की उपाधि क्यों दी, क्योंकि ये मालदेव के साथ तनावपूर्ण से रहते थे हमेशा के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि महाराणा प्रताप की रानी जो जंगलों में उनके साथ रही थी उसका नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप की ऐसी कौन सी रानी थी जो उनके साथ जंगलों में रही थी। ऑप्शन 1 है आपके पास सहल कंवर, ऑप्शन 2 है सोमल देवी, ऑप्शन 3 है व्रज कंवर, और ऑप्शन 4 है अजब दे पवार। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा कि महाराणा प्रताप की रानी जी जो जंगलों में उनके साथ रही थी उसका नाम बताइए। तो इसका नाम होगा दोस्तों अजब दे पवार। अजब दे पवार इनकी पत्नी थी, किसकी, महाराणा प्रताप की, जो कि महाराणा प्रताप के साथ जंगलों में रही थी। और महाराणा प्रताप के पिता का नाम पूछ ले अगर कांस्टेबल में, आपको कांस्टेबल में ऐसे ही पूछा जाएगा महाराणा प्रताप के पिता का नाम, माता का नाम, पुत्र का नाम। तो मैं बता दूं, पिता का नाम तो इनका महाराणा उदय सिंह था, और माता का नाम महारानी जयंता बाई या जवंता बाई था, और पुत्र का नाम अमर सिंह पष्ट था।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी का जिससे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं कांस्टेबल में, लेकिन आपको कंफ्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कंफ्यूज में डाल देते हैं तो आप कहते हो कि हाई लेवल के नहीं आते हैं, मतलब सिंपल ही आते हैं, लेकिन आप उनको ऑप्शन को सही पढ़ते नहीं हो, इसलिए आपके वो गलत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1568, मतलब यहाँ 68 67 68 दोनों है, इसलिए मैं 68 भी लिख देता हूँ। तो 1567 68 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए है जयावती, ऑप्शन 2 है फूल कंवर, ऑप्शन 3 है व्रज कंवर और ऑप्शन 4 है चारुमती। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि 1567 68 में जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? पहले शाखा का तो पता होगा आपको, पहले शाखा का नेतृत्व किसने किया था? तो महारानी पद्मावती ने किया था। दूसरे का, और ये कब हुआ था? तो 1303 में। कब हुआ था? 1303 में। रावल रतन सिंह और महारानी पद्मिनी ने, रावल रतन सिंह ने तो केसरिया किया था और महारानी पद्मिनी ने जौहर किया था। और फिर यहाँ चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ किले का। दूसरे शाखा की बात करें हम तो दूसरा शाखा कब हुआ था? दूसरा शाखा हुआ था आपके 1535 में। कब हुआ था? लगभग 1535-36 के आसपास हुआ था, इसका करेक्ट सन याद नहीं है, लगभग 1535-36 है इसमें। और ये किसने किया था? ये किस रानी ने किया था? जल्दी से बताइए। तो हम बात कर रहे थे इसकी कि 1567 68 में तो कौन सा शाखा हुआ था? तीसरा हुआ था। और किसने किया था? तो फूल कंवर ने किया था। हम दूसरे की बात करते हैं, पहला कर लिया हमने, पहला महाराणा मतलब राव रतन सिंह ने तो जौहर केसरिया दान किया था और पद्मावती ने जौहर किया था। दूसरे की बात करें हम, और ये 1303 में हुआ था। कब हुआ था? 1303 में, 16 अगस्त 1303 में। दूसरे की बात करें तो दूसरा हुआ था 8 मार्च 1535 में, 8 मार्च 1535 में दूसरा शाखा हुआ था और ये कर्मावती ने किया था। किसने किया था? कर्मावती ने जौहर किया था। नेक्स्ट बात करें तीसरे शाखा की। तीसरा शाखा हमारे आता है 1568 में आता है। किस में आता है? 1567 68, लगभग 68, अधिकतर इतिहासकार इसे 68 मानते हैं। तो ये किसने किया था? तो ये किसने किया था? फूल कंवर ने किया था। और आक्रमणकर्ता कौन थे? आक्रमणकर्ता थे अकबर। इसमें तो आक्रमण किसने किया था? अकबर ने किया था। और दूसरे में किसने किया था आक्रमण? इसमें किया था अकबर के पिता हुमायूं तो इसको राखी लेने के लिए आता। बहादुर शाह थे। हुमायूं ने हेल्प नहीं की थी कर्मावती ने राखी के लिए, उससे हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं आया नहीं था क्योंकि वो बहादुर शाह था, उसी के कहने पर रुक गया था। और पहले में कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया था। तीनों मुस्लिम शासक थे और इन्होंने चित्तौड़ पर 3 बार आक्रमण किया और राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण यहीं पर हुए हैं और साके भी यहीं हुए हैं, सर्वाधिक साके यहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी हमने कल भी बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने की शुक्र नीति सार, यानी कि शुक्र नीति के अनुसार मतलब राजस्थान में कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया, यानी कि कितने प्रकार के दुर्गों का विवरण मिलता है शुक्र नीति सार के अनुसार। तो इसमें कितने प्रकार के मिलते हैं? 9 प्रकार के दुर्गों का। कल हमने बात की थी पारेख दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग आदि की बात की थी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि क्वेश्चन है कि हसन निजामी के अनुसार राज्य के किस दुर्ग के द्वारा किसी भी विजेता द्वारा नहीं खोला गया, यानी कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज में डालते हैं, ऐसे क्वेश्चन ना तो समझ में आते हैं कुछ होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हसन निजामी एक इतिहासकार या कवि था, इसके अनुसार राज्य का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे कोई भी विजेता खोल नहीं सका, यानी जो भी जीत जाता था फिर भी नहीं खोल सकता था। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है? जो जालोर दुर्ग के लिए कहा है इन्होंने। किसके लिए कहा? जालोर दुर्ग है जिसे कोई भी विजेता नहीं खोल सका था। किसे नहीं खोल सका था? जालोर दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राज्य में कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महामारू शैली के लिए पूछ रहा है ये। महामारू शैली का निर्माण राज्य में कब हुआ था? तो ये हुआ था 8वीं सदी में। कब हुआ था ये? 8वीं सदी में हुआ था। 8वीं सदी में कब क्या हुआ था? महामारू शैली का क्या हुआ था? विकास हुआ था। महामारू शैली का क्या हुआ? विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जूम कर देता हूँ थोड़ा, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि वास्तुपाल तेजपाल का मंदिर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वास्तुपाल और तेजपाल का मंदिर कहाँ पर है। ये वास्तुकार थे, तो ये इनका मंदिर कहाँ पर है? देलवाड़ा में है। कहाँ पर है? देलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में है। देलवाड़ा सिरोही में इनका मंदिर है, वास्तुपाल और तेजपाल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जयपुर का हवा महल कितनी मंजिल पर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कांस्टेबल में और सब में, पटवार में, पीटीटी में, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जयपुर का हवा महल है जो कितनी मंजिल पर बनाया गया है, कितनी मंजिल का है? टोटल तो 5 मंजिल का है। कितनी मंजिल का है? 5 मंजिल का है। और इसकी हम बात करें, इसका निर्माण किसने करवाया था और इसका आकार क्या था, ये कैसा दिखता है? तो ये राज मुकुट की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? ये
राज मुकुट की तरह, राज मुकुट की तरह तो दिखता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था महाराणा सवाई प्रताप सिंह ने। महाराणा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इसका निर्माण करवाया था। और ये किसकी तरह दिखता है? क्वेश्चन में क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है कि जयपुर का हवा महल किसकी तरह दिखता है? तो ये राज मुकुट की तरह दिखता है। जैसे राजा के मुकुट होते हैं ना, आपने टीवी में देखा होगा राजाओं के मुकुट, वैसे वो दिखता है, मतलब राज मुकुट की तरह दिखता है। और इसका वास्तुकार तो 100% पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो भला इसका, कि जयपुर का जो हवा महल है इसका वास्तुकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका वास्तुकार कौन है। तो इसका वास्तुकार है लालचंद। कौन है? लालचंद इसके वास्तुकार थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। इसको रट लो या कहीं लिख लो इसको कि जयपुर के हवा महल का वास्तुकार कौन थे? लालचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया था? यानी बड़ी देग होती है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? ऑप्शन 1 है हुमायूं, 2 है अकबर, और 3 है जहांगीर, और 4था है शाहजहां। तो ये किसने करवाया था? ख्वाजा साहब की दरगाह जो अजमेर में है, इस पर बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चित्र शैली को विद्वान, मतलब कुछ विद्वान मुगल शैली की प्रतिछाया कहते हैं। प्रतिछाया का मतलब समझते हो आप? फोटो कॉपी कहते हैं। तो ये किस छाया को, किस शैली को कहते हैं? आपको पता होगा मूल छाया। अभी हम मैं बात करता हूँ मूल छाया की, तो मूल छाया कौन सी है? मूल छाया का मतलब जो ओरिजिनल है मुगल शैली, वो पूर्णतः मतलब मुगल शैली पर आधारित कौन है? जब जयपुर शैली है जो तो पूर्णतः है। लेकिन ये प्रतिछाया पूछा है, क्वेश्चन को समझो। प्रतिछाया यानी कि फोटो कॉपी से कहते हैं अलवर शैली को, यानी कि जो जयपुर शैली है इसका प्रभाव अलवर शैली पर भी पड़ा है, मुगल शैली का। तो ये किसे कहते हैं? अलवर शैली को कहते हैं। आप समझ गए होंगे इसको। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो, और ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। किस शैली, मतलब किस चित्र शैली, एक पूछा किस चित्र शैली में मुगल शैली है। अगर ये पूर्णतः मतलब सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव किस शैली पर रहा, तो जयपुर शैली पर तो रहा। लेकिन ये पूछा है प्रतिछाया, यानी कि दूसरी प्रतिछाया यानी फोटो कॉपी, तो इसकी ये ओरिजिनल तो ये हो गई। अब ओरिजिनल की फोटो कॉपी कौन होगा? अलवर शैली। तो क्या होगा? अलवर शैली, यानी कि अलवर, जयपुर को तो मूल और इसको प्रतिछाया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि देवनारायण जी की फड़ को बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवनारायण जी की फड़ को बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन भी आपको ऐसे कैसे मिल सकते हैं कि रावण हत्था, जंतर, बांसुरी या नंगाड़ा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जंतर, यानी कि 2 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। जंतर को मतलब देवनारायण जी की फड़ को बांधते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन ये है कि बाजोट रस्म किस अवसर पर होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते ही हैं हर एग्जाम में। तो बाजोट रस्म है जो किस अवतार पर होती है? ऑप्शन 1 है मृत्यु पर, ऑप्शन 2 है जन्म पर, ऑप्शन 3 है भवन निर्माण पर, ऑप्शन 4 है विवाह पर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जो बाजोट रस्म होती है ये किस अवसर पर होती है? तो ये होती है दोस्तों विवाह पर। विवाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन है कि हमारे कि सुवटिया, जो सुवटिया क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ग्राम सेवक में तो पूछा हुआ है, और भी हर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुवटिया है जो क्या है? तो ये एक लोकगीत है। क्या है? ये लोकगीत है, और भील स्त्रियों द्वारा ये गाया जाता है। गीत है ये, आपने सुना ही होगा, राजस्थान के हो आप, तो राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान के हो गए। और सूर्या गीत नहीं सुना तो गूगल पे जाके सर्च कर लो, यूट्यूब पे, और सुन लो एक बार। ये बहुत अच्छा गीत है। सूर्या भील स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, जनजातीय इलाकों में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो माठ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जो ये माठ होता है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये है अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र की बात करते हैं, इसमें ये चमड़े का प्रयोग किया जाता है। इनका जब बनाए जाते हैं तो इसमें चमड़े का प्रयोग करके फिर बनाए जाते हैं। और तत्वाद्य यंत्र में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं हम तार का प्रयोग। और सुशिरवाद्य यंत्र में तो हम हवा का करते हैं, हवा या वायु का। और घनवाद्य यंत्र में मतलब ये जो आवाज़ देते हैं जिसमें मतलब धातु का प्रयोग करते हैं, इसमें मतलब खड़नाल, जंजीर आदि इसमें आते हैं घनवाद्य यंत्र में। और सुशिरवाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें हवा में आपको क्या, बांसुरी को किससे बजाते हैं? हवा से बजाते हैं। बांसुरी है, शहनाई है, सब इसमें सुशिर में आते हैं। और तत्वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें क्या आते हैं? इसमें रावण आता है, एक तारा है, जिसमें तार का प्रयोग होता है, वो तत्वाद्य यंत्र में आता है। और अवनद वाद्य यंत्र में कौन आता है? अवनद वाद्य यंत्र में जो जैसे चमड़े का प्रयोग किसमें करते हैं? ढोलक होती है, उसमें हम चमड़े का प्रयोग करते हैं। चंग में करते हैं, डमरू में करते हैं, ढोल में करते हैं, नंगाड़ू में करते हैं। तो इन सब में क्या होता है? ये मतलब जिसमें जिस भी वाद्य यंत्र में चमड़े का प्रयोग करते हैं उसे हम अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसका आंसर बता दोगे आप? ये जो माठ होता है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये अवनद वाद्य यंत्र है। अभी बीएसटीसी में पूछा हुआ था कि रावण हतान, ये क्वेश्चन आया था वहाँ की, एक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अब वाद्य यंत्रों में से एक क्वेश्चन आया था बीएसटीसी में भी।
तो ये इसमें वाद्य यंत्र में से एक हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूद नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कूद नृत्य होता है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 1 है कालबेलिया, 2 है मीणा, 3 है सहरिया और 4 है ग्रासिया। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। जो कूद नृत्य है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये ग्रासियों द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ये जनजातियाँ कहाँ कहाँ रहती हैं, तो ग्रासिया जनजाति तो सर्वाधिक कहाँ रहती हैं, ग्रासिया जनजाति सिरोही में रहती है, और सहरिया कहाँ रहती है, बारां में, मीणा कहाँ रहती है, जयपुर में, और भील कहाँ रहती है, भील जनजाति उदयपुर में रहती है। इन क्वेश्चनों को ऐसे सुमेलित करने के लिए पूछा जाएगा कि जिला निम्न जिला है और इनको सुमेलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों एग्जाम में। आप पेपर को देखे जो पुराने साल के जो भी एग्जाम हुए हैं, तो आप उन सभी एग्जामों के एक बार क्वेश्चन को सोल्व करिए और फिर ही आप आगे बढ़िए। आप कहो कमेंट बॉक्स में कहो कि सर उस साल के पेपर को सोल्व कराए। अभी एक बच्चे ने कहा था कि कांस्टेबल 2018 के क्वेश्चनों को सोल्व कराए, तो मैं बहुत ही जल्दी 2018 के सभी जो भी राजस्थान पुलिस में पेपर हैं जो सबको मैं सोल्व कराऊंगा। जो 4 पारियों में हुए थे उन 4 ही पारियों के पेपर को मैं सोल्व कराऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि तुर्रा कल्ली ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो तुर्रा कल्ली ख्याल होता है उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 है रावणाता, 2 है चंग, 3 है चौतारा और 4 है सारंगी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। जो ये तुर्रा कल्ली होता है इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किसका किया जाता है, चंग का। किसका, चंग का। और ये चंग है जो किस में आता है, अवनद वाद्य यंत्र में आता है। अभी हमने बात की थी अवनद वाद्य यंत्र में आता है, अवनद वाद्य यंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो इसमें चमड़े का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि चमड़े का प्रयोग किस किस तरह के वाद्य यंत्र में किया जाता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। आप क्वेश्चन ऑप्शन सबको मतलब ध्यान में रख कर चलोगे तभी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपी कृष्ण भट्ट का संबंध किस विद्या से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोपी कृष्ण भट्ट का संबंध किस विद्या से है। ऑप्शन 1 है रमत, 2 है गौरी, 3 है लीला और 4 है तमाशा। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा तमाशा। क्या हो जाएगा, गोपी कृष्ण भट्ट का संबंध किससे है, तमाशा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्णिया, मीणा और लोटिया जाट का संबंध किस लोक वार्ता से है। तो ये किससे हैं, यानी कि जो कर्णिया, मीणा और लोटिया जाट हैं इनका संबंध किस लोक वार्ता से है, तो इनका है डूंगर जी और जवार जी से। डूंगर जी और जवार से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि इटली निवासी एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभक्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोलियों को विभक्त किया था, यानी कि कितने मतलब राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा था, तो इनने 2 भागों में बांटा था। 2 भागों में बांटा था। और ये कहाँ के निवासी थे, इटली के। ये क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछा हुआ है। और ये भाषा शास्त्री थे दोस्तों, ये बीकानेर में रहते थे और बीकानेर में इन्होंने भाषा मतलब सर्वप्रथम ये आए थे और बीकानेर में रहते थे, इटली के निवासी थे ये। तो एलपी टेसीटोरी इन्होंने भाषा को कितने दो भागों में विभक्त किया था। और इनका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि एलपी टेसीटोरी का पूरा नाम क्या है, तो इनका लुइजी पियो टेसीटोरी। इनका पूरा नाम क्या है, लुइजी पियो टेसीटोरी। इनका पूरा नाम क्या है, लुइजी पियो टेसीटोरी इनका पूरा नाम है और इटली के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जाड़साई बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो जाड़साई बोली है वो जाड़साई बोली है जो किस बोली को कहा जाता है, यानी कि किस बोली को कहा जाता है, किस में बोली जाती है ये। तो ऑप्शन 1 है बागड़ी, 2 है ढूंढाड़ी और 3 है मेवाड़ी और 4था है मारवाड़ी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि जो जाड़साई बोली है जो किस बोली को कहा जाता है। तो मैं आपको इसका बता दूं कि ढूंढाड़ी को कहा जाता है। और ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है, जयपुर, दौसा में, इनमें बोली जाती है ये। तो इसको ढूंढाड़ी क्षेत्र क्यों कहा, ढूंढाड़ी बोलियाँ क्यों बोली जाती है, क्योंकि यहाँ ढूंढाड़ क्षेत्र है। तो ढूंढाड़ क्षेत्र है तो ढूंढाड़ क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ी क्यों पड़ा, यहाँ एक ढूढ़ नदी बहती है। क्या बहती है, एक ढूढ़ नदी बहती है, ढूढ़ नदी बहती है। यहाँ पर एक ढूढ़ नदी बहती है, इसी कारण इस प्रदेश को ढूंढाड़ी कहा। और ये ढूढ़ नदी किस में गिरती है, सामर झील में गिरती है। मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही बताया कि सामर झील में कितनी नदियाँ गिरती हैं, तो उसका क्या 5 नदियाँ गिरती हैं। कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो उसमें एक ढूढ़ भी प्रमुख है, ढूढ़ है, रोपनगढ़ का नाला है, 5 नदियाँ हैं वो जो सामर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के सामान्य दरबारी कवियों में से राज्य के कवि थे, यानी कि जो अकबर के सामान्य दरबारी कवियों में से राज्य के कवि कौन थे, तो वो थे हमारे राजस्थान के लिए पूछ रहा है कि राजस्थान के कवि कौन थे, तो दुरसा आड़ा थे। कौन से दुरसा आड़ा थे, जो कि अकबर के यहाँ कवि थे, मतलब राज्य दरबारी कवि थे हमारे राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि खुमान रासों की रचना की थी, यानी कि खुमान रासों की रचना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुमान रासों की रचना किसने की थी। जल्दी से इसका आंसर बताए।
कि खुमान रासो की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी दलपति विजय ने। किसने की थी? दलपति विजय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ताल का जादूगर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खड़ताल का जादूगर कहते हैं, किसे कहते हैं? तो सदीक खां को कहते हैं। किसे कहते हैं? सदीक खां को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के लोह पुरुष कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का लोह पुरुष किसे कहते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए, किसे कहते हैं राजस्थान का लोह पुरुष? ऑप्शन 1 है कर्नल जेम्स टोड, 2 है मोहनलाल सुखाड़िया और 3 है दामोदर दास और 4था है भोगीलाल पांड्या। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान का लोह पुरुष किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों दामोदर व्यास को। किसे कहते हैं? दामोदर व्यास को ही राजस्थान का क्या कहते हैं? लोह पुरुष कहते हैं। और भारत का लोह पुरुष किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का लोह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई जी पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उनका विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है जिसकी 182 मीटर ऊंचाई है, वो गुजरात में है अभी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छोटी काशी उपनाम से प्रसिद्ध नगर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटी काशी उपनाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा है? क्वेश्चन पूछा हुआ है ये एलडीसी में कि छोटी काशी के उपनाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा है? ऑप्शन 1 है जयपुर, 2 है बूंदी, 3 है उदयपुर और 4था है पुष्कर। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा कि छोटी काशी के उपनाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो यह है बूंदी। क्या है? कौन है छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध? बूंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है, कांस्टेबल वालों ध्यान दो इसको कि राजस्थान का कबीर के नाम किसे जाना जाता है? ऑप्शन 1 है सूर्यमल मिश्र, 2 है पृथ्वीराज राठौड़ और 3 है दादू दयाल और 4था है संत धन्ना जी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादू दयाल जी को। दादू दयाल जी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कबीरदास जी हैं उनका जन्म है जो भी एक तालाब में हुआ था, मतलब तालाब में ये कमल के फूल पर तैरते हुए मिले थे, उसी प्रकार दादू दयाल जी भी नदी में तैरते हुए मिले थे। तो ऐसे ही इनकी तुलना की जाती है। और जो ये मतलब निर्गुण, कबीर भी निर्गुण के थे और दादू दयाल भी निर्गुण के थे, ऐसे कुछ तुलना करके इन्हें राजस्थान का कबीर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा में पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी? राजस्थान विधानसभा में पहली उपाध्यक्ष बनी थी, यानी कि कौन बनी थी? ऑप्शन 1 है कमला बेनीवाल, 2 है यशोदा देवी और 3 है कांता भटनागर और 4 है तारा भंडारी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि राजस्थान विधानसभा में पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी थी? अध्यक्ष नहीं पूछ रहे हैं, उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझा करो। उपाध्यक्ष कौन बनी थी? तो तारा भंडारी बनी थी। कौन बनी थी? तारा भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बीएसटीसी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन 1 है नजराना, 2 है बाबा सारी लाडली और 3 है बवंडर और 4था है दूध रो करज। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी थी? तो ये नजराना थी। नजराना या निजरानो। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि ये बाबा सारी लाडली थी। तो ये दोस्तों आरपीएससी की बुकों में जो आप बोलते हैं कि ये आरपीएससी या आरबीएससी की बुकें होते हैं इनमें है, लेकिन इसमें बाबा साहेब लाडली का मैं पब्लिकेशन बता देता हूँ आपको। 1962 में इसका पब्लिकेशन हुआ था, जबकि नजराना फिल्म थी इसका पब्लिकेशन जो 1942 में हुआ था, यानी कि इन्हें 1942 में मतलब देखा गया था। तो आप ही बताइए कि राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन होगी? तो नजराना ही होगी ना। ये बाबा साहेब लाडली कहाँ से हो गए? वहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गई होगी। कुछ बच्चे कह रहे थे कि बाबा साहेब लाडली लगा के आए थे उसमें भी, तो मुझे भी कह रहे थे कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, थोड़ा इसे जूम आउट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, कथन कहा था, यानी कि ये कथन किसने कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, कथन कहा था, किसने कहा था ये? तो ये किसने कहा था? E.H. कार ने। E.H. कार ने कहा था। किसने कहा था? E.H. कार ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में देवपुत्र की उपाधि कौन से वंश के शासक धारण करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत से है कि भारत में देवपुत्र की उपाधि कौन से वंश के शासक धारण करते थे? तो ये कुषाण वंश के शासक धारण करते थे। कुषाण वंश के शासक देवपुत्र लगाते थे अपने नाम के आगे। जैसे अभी मेवाड़ वाले क्या लगाते हैं? महाराणा। मेवाड़ वाले क्या लगाते थे? महाराणा। जयपुर वाले क्या लगाते हैं? सवाई की उपाधि लगाते हैं। कोटा वाले क्या लगाते हैं? हाड़ा की उपाधि लगाते हैं। ऐसे ही ये है जो कि मतलब इतिहास भारत की बात कर रहे हैं, भारत में देवपुत्र की उपाधि कौन से वंश लगाते थे? कुषाण वंश लगाते थे। जैसे हमारे ये सिसोदिया वंश होते हैं, सिसोदिया वंश की बात कर रहे हैं तो सिसोदिया वंश है, जैसा ये सिसोदिया वंश क्या लगाते हैं? महाराणा लगाते थे। ऐसे ही है कुषाण वंश देवपुत्र की उपाधि लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में सेनापति को कहा जाता है, यानी कि शिवाजी के अष्टप्रधान है उसमें सेनापति को कहा गया, क्या कहा गया है? तो सूरनवीस कहा गया। क्या कहा है? सूरनवीस कहा गया। ये नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरनवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
क्वेश्चन है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 1680 में हुई थी। कब हुई थी? 1680 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गई, भारत में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप सब कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए आप, और सोच के आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कि भारत में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन 1 है आदमगढ़, ऑप्शन 2 है बागोर, ऑप्शन 3 है भीमबेटका और ऑप्शन 4 है इसका दमदमा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि भारत में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं। स्थान पूछ रहा है, साक्ष्य किससे मिले हैं। तो इसका आंसर आप सभी बागोर 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 चिल्ला रहे होंगे, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आदमगढ़। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आदमगढ़। अब मैं आपको कंफ्यूज को दूर कर देता हूँ। इसमें कंफ्यूज क्या है, क्वेश्चन कहाँ गया, ये आ गया। इसमें कंफ्यूज आपकी ये हो रहा हुआ कि भारत में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदमगढ़। आदमगढ़ हो जाएगा। आप सोच रहे हो सर जब हम तो बागोर पढ़ा है, आपने वो बागोर पढ़ा है, बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है ये? भीलवाड़ा में है। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब भारत क्या है, विश्व के, यहाँ पर विश्व के सर्वप्रथम पशुओं के साक्ष्य मिले हैं, यानी जो पशुओं के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? भीलवाड़ा से मिले हैं। और भीमबेटका से विश्व के मतलब पशुओं के चित्र मिले हैं, यानी कि भीमबेटका में क्या मिले? विश्व के प्राचीनतम भित्ति चित्र मिले हैं पशुओं के, यानी कि पशुओं के चित्र, भित्ति चित्र, भित्ति बोलते हैं दीवार पर चित्र है, जो कि बूंदी में है। तो ये कहाँ पर मिले हैं? मतलब भित्ति चित्र मिले हैं पशुओं के, ये कहाँ पर मिले हैं? भीमबेटका बूंदी में। और बागोर में पशुओं के साक्ष्य मिले, विश्व के सबसे प्राचीनतम पशुओं के साक्ष्य मिले हैं बागोर में, जो कि भीलवाड़ा में। और आदमगढ़ में क्या मिले? पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे। भारत में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो आदमगढ़ में मिले। अब कंफ्यूज दूर हो गया होगा आपको, और अभी भी कंफ्यूज में हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। कमेंट बॉक्स में हम आपको हम आंसर देंगे और आपको समझाएंगे कमेंट बॉक्स में, और वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ जाऊँगा यही क्वेश्चन वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में कृषि कार्य में सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, यानी भारत में कृषि कार्य के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। ऑप्शन 1 है भीमबेटका, 2 है मेहरगढ़ और 3 है बांगोर और चौथा है सिंगरो बेसिन। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा कि भारत में कृषि कार्य के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं। आप सोच रहे हो कि सर कालीबंगा ऑप्शन में क्यों नहीं लेके आए, तो कालीबंगा लेके आता, लेकिन यहाँ कालीबंगा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ होगा। क्या होगा? मेहरगढ़ होगा कि भारत में सर्वप्रथम कृषि कार्य के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि यहाँ कृषि कार्य, जबकि वहाँ क्या मिले हैं? फसल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर फसल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। ऐसे आपको क्वेश्चन में आप हर क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हो, तो जो कालीबंगा है यहाँ पर क्या मिले हैं? कालीबंगा में क्या मिले हैं? यहाँ पर क्या मिले हैं? फसल के साक्ष्य मिले हैं, कि कृषि के साक्ष्य मिले हैं और फसल के साक्ष्य मिले हैं। और सर्वप्रथम मतलब इस क्वेश्चन को कंफ्यूज में मत लो, इसमें आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि कार्य के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। और जो गेहूँ और कपास इनके होते हैं, इनके विश्व में मिले हैं, विश्व के कालीबंगा में। भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि महापाषाण क्या है। महापाषाण क्या है? तो एक कब्र है। क्या है? महापाषाण एक कब्र है। और महापाषाण पूछ लेता तो ये एक युग है, ये मतलब पत्थर के उपकरण होते हैं, तो ये युग है। अगर पाषाण यहाँ स की जगह सा आ जाता कि महापाषाण क्या है, तो ये एक मतलब युग ही है, लेकिन यहाँ महापाषाण पूछ रखा है, तो पाषाण क्या होगा? कब्र होगी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, यानी कि मानव जाति है, इसके द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। धातु पूछ रहा है। ऑप्शन 1 है लोहा, 2 है कांसा, 3 और चौथा है तांबा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। चौथा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो ये किसने की थी? ये टिफेंथलर ने की थी। किसने की थी? टिफेंथलर ने की थी इसकी खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन है कि राजस्थान में रेल बाबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जो रेल बाबा हैं वो उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि इसका आंसर हो जाएगा किशन लाल सोनी को। किसे जाना जाता है? किशन लाल सोनी को। राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो रेल बाबा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वप्रथम रेल प्रारंभ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम रेल प्रारंभ कब हुई थी। तो ये हुई थी 1874 में। कब हुई थी? 1874 में। अगर हम भारत की बात करें, यहाँ राज्य को काट लूँ
और यहाँ भारत लिख दूँ कि भारत में सर्वप्रथम रेल प्रारंभ हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1853। और तारीख पूछ लिया आपको तो 13 अप्रैल, क्या हो जाएगा 13 अप्रैल 1853 में मतलब भारत में सर्वप्रथम रेल का प्रारंभ किया गया था। और मुंबई से थाने के बीच, ये जो इंडियन जीके जिनके भी आते हैं वो याद कर लो इसको कि भारत में सर्वप्रथम रेल का प्रारंभ कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1853 को हुआ था। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी ये, तो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच कौन सी रेल भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, वो मालगाड़ी के रूप में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें का तीर्थापन सर्वाधिक होता है। कि राजस्थान में जो राजस्थान का कौन सा जिला है, इन ऑप्शन दिए हैं बांसवाड़ा, गंगानगर, डूंगरपुर और हनुमानगढ़। इन जिलों में से राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सूर्य की किरणें सर्वाधिक तीर्थापन होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गंगानगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गंगानगर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि खनिज तेल भंडारों में राजस्थान का कौन सा स्थान है। यानी कि जो खनिज तेल के भंडार है उसमें राजस्थान में कौन सा जिला प्रमुख है। स्थान नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ प्रमुख पूछ रहा है कि कौन सा जिला प्रमुख है। तो ऑप्शन 1 है जैसलमेर, 2 है बाड़मेर, 3 है बीकानेर और 4था है नागौर। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि खनिज तेल भंडारों में राजस्थान का कौन सा जिला प्रमुख है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर बाड़मेर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मतलब तेल की पूछ रहा है, खनिज तेल की, या नहीं कि ये खनिज धातु की पूछ रहा है। खनिज तेल के दृष्टि में सर्वाधिक कौन सा है, बाड़मेर। यही तेल के कोई भी सर्वाधिक यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बाद, और गैस आ जाए तो गैस में कौन सा है, जैसलमेर। गैस में क्या हो जाएगा जैसलमेर। और नागौर जिप्सम में आ जाए, बीकानेर और नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जून को राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अभी हमने तिरछी की बात की थी, तिरछी में तो गंगानगर आ गया। अब ये पूछ रहे हैं कि सीधी कहाँ पड़ती है, तो सीधी कहाँ पड़ेगी बांसवाड़ा में, क्योंकि यहाँ गंगानगर है जैसे और यहाँ पर बांसवाड़ा है, नीचे नीचे बांसवाड़ा है हमारे साउथ में। तो बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 इसका करेक्ट हो जाएगा। बांसवाड़ा में क्या सीधी किरणें पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाठी श्रृंखला क्या है। लाठी श्रृंखला है जो क्या है, तो ये क्या है, ये भूगर्भिक जल पट्टी है। क्या है ये भूगर्भिक जल पट्टी। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी है ये कहाँ पर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एलडीसी में पूछा हुआ है और आपकी भी पूछा जा सकता है। आरएस और एलडीसी में तो पूछा हुआ है कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है, तो कहाँ है, अजमेर और नागौर में है। अजमेर और नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सोने का उत्खनन की सर्वाधिक संभावना किस जिले में। यानी कि राजस्थान में सोने की खान पूछ रहा है कि राजस्थान में हम उत्खनन करें तो सर्वाधिक संभावना किस जिले में है कि इस जिले में सर्वाधिक सोना मिलेगा। ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सोने की खान की उत्खनन की सर्वाधिक संभावना है, तो ये किसमें है, बांसवाड़ा में। किसमें है, बांसवाड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य में इसबगोल, जीरा, टमाटर की उपज हेतु प्रसिद्ध जिला है। यानी कि सर्वाधिक उत्पादन है और इनका प्रसिद्ध जिला कौन सा है इसबगोल, जीरा और टमाटर के लिए, तो इसका क्या होगा, जालोर हो जाएगा। इसका जालोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जालोर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये मैं थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं पहले कि राज्य में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किन 2 शहरों पर आधारित हैं। यानी कि जो राज्य में औद्योगिक श्रमिक होते हैं उनको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किन 2 शहरों पर आधारित हैं। ऑप्शन है आपके सामने, 1 कोटा बूंदी, 2 है अलवर भरतपुर, 3 है जयपुर अजमेर और 4था है आपके सामने जोधपुर जयपुर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्य में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किन 2 शहरों पर आधारित हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अभी तक आपने धाकड़ साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आप जितना इसको मतलब दोस्तों के साथ भेजोगे, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें भेज दीजिए। जो भी आपके राजस्थान पुलिस की है और पटवार की है और जो भी राजस्थान की तैयारी कर रहा है, राजस्थान एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में जीके पूछा जाता है। स्टेनोग्राफर हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इस सब में मतलब राजस्थान जीके आता है। तो आप जो भी राजस्थान में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके पास आप ये वीडियो जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें। हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।